360 में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस तालिबान को पीछे धकेलने में नाकाम क्यों नजर आ रही हैं? चीन की जानिब से बैनुल-अक़वामी पानियों में माहीगीरी के लिए जारहाना हरबों का इस्तेमाल। They have huge factory ships with whole flotillas of actual fishing vessels around them. और आज आपको दिखाएंगे कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में एक कदीम पंचक्की कैसे अपना वजूद बरकरार रखे हुए है। ये 150 साल का पुरानी चक्की है, हमारा बाप का बाप ने चलाया। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं नीलोफर मुगल। शो का आगाज़ करते हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से। अफ़गान तालिबान ने आज सुबह गज़नी के दारुल-हुकूमत गज़नी पर कब्ज़ा कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गज़नी का कंट्रोल हासिल करने के बाद तालिबान एक हफ़्ते के दौरान अफ़गानिस्तान के 34 में से 10 सूबाई दारुल-हुकूमतों पर कब्ज़ा कर चुके हैं। वाशिंगटन में कायम तहकीकी इदारे फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज़ के लॉन्ग वॉर जर्नल नामी प्रोजेक्ट के मुताबिक अगस्त के 10 तारीख यानी मंगल के रोज़ तक मुल्क के कुल अज़ला में से 233 पर तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल हो चुका था। 65 पर हुकूमत का मुकम्मल कंट्रोल, जबकि 109 अज़ला पर कब्ज़े के लिए लड़ाई जारी थी। वॉइस ऑफ अमेरिका की पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए ब्यूरो चीफ आयशा तंजीम काबुल में इस तेज़ी से तब्दील होती हुई सूरत हाल को कवर कर रही हैं। आयशा स्काइप के ज़रिए इस वक्त हमारे साथ हैं। आयशा, गज़नी सूबे पर तालिबान की जानिब से कब्ज़े की इतलात की खबरें सामने आ रही हैं, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास और आप क्या सूरत हाल देख रही हैं वहाँ पर? जी नीलुफर, जो इतलात हमारे पास आई हैं वो ये कि गज़नी शहर पर, जो गज़नी का प्रोविंशियल कैपिटल है, उस पर तालिबान का कब्ज़ा हो गया है। पूरे सूबे पर नहीं, अभी 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे हज़ारा आबादी ज़्यादा है, जहाँ पर अभी लड़ाई जारी है। लेकिन गज़नी शहर भी स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत डाइवर्स शहर है अफ़गानिस्तान के हिसाब से। इसमें ताजिक भी रहते हैं, इसमें हज़ारा भी रहते हैं। और जो इस बहुत इंपॉर्टेंट बात और जो मुख्तलिफ बात थी गज़नी पे कब्ज़े की, वो ये कि गज़नी के गवर्नर को तालिबान ने बाकायदा गाड़ियों पे एस्कॉर्ट किया और उनको वहाँ से निकाल के जो करीबी सूबा मैदान वर्दक, जो अभी तक हुकूमत के कब्जे में, वहाँ तक छोड़ के आए और वहाँ पर उन्हें अफगान हुकूमत ने अरेस्ट कर लिया। खबरें ये चल रही हैं कि गज़नी के गवर्नर पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने तालिबान के साथ कोई डील की है अपनी जान बचाने के लिए और सूबे गज़नी शहर पर को ओवरटेक करने में तालिबान की मदद की है, जिसके बदले तालिबान ने उनको सेफली उनको जो है वो एस्कॉर्ट किया या उनको साथ लेके गए और हवाले किया। बहरहाल वो अब हुकूमत की हिरासत में है। और दूसरी तरफ खबरें ये आ रही हैं कि हेरात शहर में आज लड़ाई जारी है। 2 हमले तालिबान के पुश बैक किए हैं हुकूमत ने। अभी रिसेंटली इतला आई है कि एक तीसरा हमला है। लेट्स सी कि उसका क्या होता है। जी आयशा, चलेंगे पाकिस्तान की तरफ। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों को बताया कि जब तक अशरफ गनी सदर हैं तालिबान का सियासी मुफाहमत का कोई इम्कान नहीं। तो काबुल से क्या रद्द-ए-अमल आया है इस पर या बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी की तरफ से? अभी तक काबुल से इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। अगरचे बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी जो है वो ये जो अफ़गानिस्तान में जंग बंदी है और अफ़गानिस्तान में जो अमन के लिए कोशिशें हैं, उनकी नाकामी का ज़्यादा ज़िम्मेदार तालिबान को ठहरा रहे हैं। अब से चंद घंटे पहले भी यहाँ पे अमेरिका के जो एक्टिंग सफ़ीर हैं, जो चार्ज डिफेंस रॉस विल्सन हैं, उन्होंने ये कहा कि तालिबान जो दोहा में स्टेटमेंट्स देते हैं, और दोहा जहाँ के उनका सियासी कमीशन बैठा है जहाँ पे मुज़ाकरात कर रहे हैं, कि दोहा में जो तालिबान बयानात देते हैं वो उनके अफ़गानिस्तान में जो एक्शंस हैं वो दोनों मैच नहीं करते। उन्होंने कहा कि जो मुख्तलिफ अफ़गान सूबे हैं, मसलन गज़नी हो गया, बदख्शां हो गया, हिलमंद एंड कंधार, उसका उन्होंने नाम भी लिया। उन्होंने कहा तालिबान जो है वो ताकत के ज़रिए कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये वार्निंग भी दी कि अगर तालिबान जो है वो जंग के ज़रिए, ताकत के ज़रिए अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे तो आलमी तौर पे उसे कबूल नहीं किया जाएगा और एक दफ़ा फिर वो इंटरनेशनल आइसोलेशन में चले जाएंगे। इसके अलावा जो डेब्रा लायंस भी हैं, जो अफ़गानिस्तान में यूएन की हेड हैं, उन्होंने भी पिछले हफ्ते आई थिंक जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अफ़गानिस्तान पे इजलास था तो उन्होंने काफ़ी सख्त स्टेटमेंट्स दी थी। उन्होंने कहा था कि हम जो आलमी बरादरी है वो तालिबान के साथ बातचीत तो करें,
नहीं थी, उसकी रिजर्वेशंस थी, उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, मगर फिर भी तालिबान से अमन के लिए बातचीत जो है कर रहे थे और उनको जो है वो जो ख़ास तौर पे तालिबान की दोहा में लीडरशिप है, उनको ट्रैवल की इजाज़त भी मिल रही थी। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें अमन के कोई आसार नज़र नहीं आते। तवक्को ये थी कि जब 2020 में अमेरिका से डील साइन हुई तो जंग वायलेंस कम होगा, नहीं हुआ। उसके बाद जब सितंबर में अफ़गान हुकूमत से बातचीत शुरू हुई तो वायलेंस कम होगा, नहीं हुआ। तो वो ये कहती हैं कि उनका ये कहना है कि तालिबान जो हैं, उनके जो एक्शंस हैं, लगता नहीं है कि वो अमन के लिए कोई नेगोशिएशन या मुज़ाकरात करना चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई अमन के लिए मुज़ाकरात करना चाहता हो तो वो क्यों शहरों पर हमला करेगा, जबकि शहरों पर हमला करने से जानी नुकसान बहुत ज़्यादा होता है और फिर मुज़ाकरात का रास्ता एक तरह से बंद हो जाता है और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा तबाह हो रहा है। तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है नीलोफर, वो इस बातचीत की नाकामी की जिम्मेदारी तालिबान पर डाल रही है। बहुत शुक्रिया आयशा तंजीम फॉर योर अपडेट्स। अमेरिका की वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी कम्बैटिंग टेररिज्म सेंटर के मुताबिक अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद लगभग 3 लाख है। इसमें 1 लाख से ज़ायद पुलिस फोर्स भी शामिल है। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस पर सालाना 5 से 6 बिलियन डॉलर्स खर्च हुए हैं। बैनुल-अक़वामी अफ़वाज ने उन्हें तरबियत भी दी है। फिर क्या वजह है कि ये फ़ौज तालिबान को पीछे धकेलने में बज़ाहिर नाकाम नज़र आ रही है? तारिक फरहादी जेनीवा में मुक़ीम अफ़गान उमूर के माहिर हैं। उन्होंने ख़बररसाई इदारे AP को इस सवाल का जवाब कुछ यूँ दिया। The other problem is that Kabul has been cultivating its दूसरा मसला ये है कि काबुल मखसूस फोर्स, जिसे वो कमांडो फोर्स कहते हैं, की तैयारी पर काम करता रहा है, जिनकी तादाद तकरीबन 30,000 है। मगर अमरीकी तरबियत याफ्ता उन 3 लाख फौजियों से जो मुल्क भर में तैनात हैं, मुल्क की आला तरीन क़यादत की बात नहीं हो रही। सदर अशरफ गनी हमेशा कमांडो फोर्स की बात तो करते हैं, मगर उन्होंने कभी आम फौजियों से मुलाकात नहीं की। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के निगरान अदारे सिगार की रिपोर्ट है कि इन फौजियों की तनख्वाहों का एक हिस्सा बदउनवानी की नजर होता रहा है और ऐसी वीडियो रिपोर्ट्स भी अफगानिस्तान में गर्दिश कर रही हैं, जिनमें फौजी मिसाल के तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें खाना मुयस्सर नहीं, खुसूसन अगर उन्हें तालिबान ने घेर रखा है और 2 या 3 रोज की लड़ाई के बाद उनके पास खुराक खत्म हो जाती है, गोला बारूद खत्म हो जाता है और हवाई जहाज, वो मशहूर हवाई जहाज जिनकी जिम्मेदारी उन तक रसद पहुंचाना है, वो नहीं पहुंच पाते, तो उन्हें हथियार डालने पड़ जाते हैं। कामरान बुखारी सिक्योरिटी उमूर के माहिर हैं और इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पर। कामरान, आपने जेनीवा में मुकीम अफगान उमूर के माहिर तारिक फरहादी को सुना कि अफगान फ़ौज तालिबान को पीछे धकेलने में नाकाम क्यों नज़र आ रही है, आप क्या वजूहात देखते हैं? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहली बात तो ये है कि जो एक बद इंतज़ामी है, जो क्रॉनिक है, जिसमें मुसल्लह अफवाज के दीगर जो यूनिट्स हैं, जो दीगर इदारे हैं, उनको सही तरीके से जो है वो ट्रेन नहीं किया गया। मैं यहाँ जंगजू ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेनिंग उनको दी गई है, लेकिन एक चीज़ होती है विल टू फाइट, इंटेंट टू फाइट, और फिर ये है कि आप किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो क़यादत है अफ़गान रियासत की, उसने ये चीज़ जो है डेवलप ही नहीं की, उसके ऊपर ये फोकस ही नहीं किया। तो जब प्रेशर पड़ा, जब तक अमेरिका की फोर्सेस थी, अमेरिका जो है चाहे वो फिजिकली थी चाहे वो अलामती तौर पे थी, तो तब तक तो वो लोग जो है अपने अपनी ड्यूटीज़ करते रहे जिस हद तक वो कर सकते थे। जो ही अमेरिका ने जो है ऐलान किया, फिर उसके बाद इनखला जो है मुकम्मल करने की बात आई, तो आप देख रहे हैं कि तालिबान ने चढ़ाई की और फिर उनकी कोई मुज़ाहमत नहीं हो रही। तो वो ये मुज़ाहमत इसलिए नहीं हो रही कि विल नहीं है फ़ाइट का। कल सदर बाइडन ने यही बात की थी कि देखें, असला भी है, तनख्वाहें भी हम दे रहे हैं, हमने ट्रेनिंग भी दी है, एयर सपोर्ट भी देते रहेंगे, दूसरी मिलिट्री मुआवनत, इंटेलिजेंस मुआवनत करते रहेंगे, लेकिन लड़ना आपको है। अगर आप लड़ेंगे नहीं तो फिर यही हशर होगा जो हम देख रहे हैं। जी कामरान, तालिबान ने इस बार अफगानिस्तान के शिमाल में अपनी कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, जो कि कभी हम देखते थे कि उनका गढ़ नहीं रहा। ये कितना अहम है और ये इलाके जो हैं हिकमत अमली के लिहाज से कितने अहम हैं? जी, मिलिट्री स्ट्रेटजी के लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि देखें ये जो इलाका जात हैं, ये जो तकरीबन आधे दर्जन जो सूबे हैं शुमाल मगरिब की जानिब, आप जोज़जान से शुरू हो जाएं और बदख्शान तक चले जाएं, ये काबुल इंतज़ामिया का स्ट्रेटिजिक रियर है कि अगर खुदा न खास्ता जो है
وہ کابل کے اوپر کوئی تھریٹ آ جاتی ہے, ولنریبل ہو جاتا ہے کابل, تو یہ آپ کو اسٹریٹجک ڈیپتھ پرووائڈ کرتا ہے, آپ فال بیک کرتے ہیں اور وہاں سے پھر ری گروپ کر کے تو آپ کاؤنٹر اسٹرائک, کاؤنٹر ایفینسوز کرتے ہیں. طالبان نے بہت ہی سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت, اور کئی سالوں پہ یہ محیط ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے, وہاں اپنے اثر و رسوخ بڑھائے. وہاں کے جو گراؤنڈ ریالٹیز تھیں, جو لوگوں کے جو ہے وہ ڈس افیکٹڈ لوگ تھے, جو وار لارڈز کو جو ہے نے بدعنوانی کی ہوئی تھی, اس کو پوری طور پہ ایکسپلائٹ کیا اور اپنے آپ کو تیار کیا, اور جب موقع ملا تو پھر یہ چڑھائی کی ہے. تو اس وقت کابل جو ہے وہ ولنریبل ہے نارتھ ویسٹ کی جانب سے بھی, اور آج جو غزنی کا شہر گرا ہے اس سے جنوب کی جانب سے بھی جو ہے وہ ولنریبل ہو چکا ہے. جی, آپ نے کابل کی بات کی اور اس بارے میں جو امریکی انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ کابل 90 دنوں کے اندر جو ہے وہ طالبان کے کنٹرول میں جا سکتا ہے. کیا امکانات ہیں, کیا یہ خدشات کس حد تک درست ثابت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو اس کو کہتے ہیں IE کہتے ہیں, انٹیلیجنس اسیسمنٹ کہتے ہیں, تو یہ انالیسس ہوتا ہے جتنی بھی آپ کے پاس انٹیلیجنس ہوتی ہے دیگر ایجنسیز کی, یہ پوری US انٹیلیجنس کمیونٹی جو 17 آرگنائزیشنز ہیں, وہ ان سب کا جو ہے وہ اعداد و شمار کے بعد انالیسس کیا جاتا ہے. اب کیا عملی طور پہ کیا ہوتا ہے وہ بعد میں دیکھنا, کیونکہ یہ یاد رہے کہ اس سے پہلے 6 مہینے کی بات کی جا رہی تھی کہ 6 مہینے میں یہ ہو جائے گا, لیکن جو ہے جس تیزی سے جو ہے یہ 2 صوبے اپنا جنوب میں اور 6 صوبے شمال میں گئے ہیں, تو اس کے بعد ریوائز کیا ہے اس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے کس حد تک ایکوریٹ ہیں وہ تو وقت بتائے گا, لیکن یہ ہے کہ ان کی جو کریڈیبلٹی ہوتی ہے اس کو سیریسلی لینے کی ضرورت ہے. اور یہ چیز امریکی انتظامیہ کے لیے ہوتی ہے کہ بھائی دیکھیں یہ ہو رہا ہے, ہماری یہ پیشن گوئی ہے, تو آپ اس کے لحاظ سے اپنی پلاننگ کریں اور اپنی جو آپ کو جو پالیسیز میں تبدیلی لانی ہے وہ اس کی روشنی میں کریں. کامران, سفارتی کوششیں جاری ہیں, دوحہ ایک بار پھر مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان کا طالبان اور افغان صدر اشرف غنی کے بارے میں بیان بھی سامنے آیا ہے. تو اگر صدر اشرف غنی اقتدار سے الگ نہیں ہوتے اور طالبان براہ راست اس بات چیت کا حصہ نہیں, تو پھر ان مذاکرات کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں وہ عائشہ تنظیم کو بھی سن رہا تھا اور وہ بتا رہی تھی کہ جو ہے یہ کہ بھائی ایک طرف آپ بات چیت کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ لڑائی کر رہے ہیں. یہ ایک تنقید ہے اور تنقید جائز ہے, لیکن اگر عملی طور پہ دیکھا جائے تو تاریخ کے اندر جب بھی جنگیں ہوئی ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے کوئی معاہدہ ہوا ہے, وہ ایسا نہیں تھا کہ جنگ ختم ہوگی بعد میں معاہدہ ہوا. معاہدے کی بھی جو بات چیت ہوتی ہے وہ چلتی رہتی ہے, اور جو جنگ ہوتی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے, کیونکہ اس میں ایک لاجک ہے, ایک منطق ہے, وہ یہ ہے کہ جو بھی دونوں فریق جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو بات چیت کا میز ہے اس کے اوپر لیوریج سے بات کریں, پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں. تو آپ کو بار بار مظاہرہ کرنا پڑتا ہے بیٹل سپیس کے اندر کہ بھائی ہماری بات کو کیوں مانا جائے, اگر نہیں مانا جائے گا تو ہم یہ بھی کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اپنا یہ لاجک ہے بات چیت کی اور معاہدے کی. تو یہ ہم دیکھیں گے طالبان اس وقت میرے نزدیک ہر روز اپنی اسٹریٹجی کو ریوائز کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے. بہت شکریہ کامران بخاری, وائس آف امریکہ کو ٹائم دینے کا. ایک ایسے وقت میں جب افغانستان میں طالبان جنگجو تیزی سے ملک بھر میں اپنے کنٹرول میں اضافہ کر رہے ہیں, امریکی فوج کے لیے کام کرنے والے ہزاروں افغان شہریوں کو طالبان کے خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے امریکہ نے اسپیشل امیگرنٹ ویزے یا SIV پروگرام کرنے کا آغاز کیا ہے. آج آپ کی ملاقات کرائیں گے ایک ایسی خاتون سے جو SIV پروگرام کے پچھلے مرحلے میں افغانستان سے امریکہ منتقل ہوئی تھی. 32 سالہ افغان آرکیٹیکٹ معصومہ دلی جام 2017 میں افغانستان سے امریکہ آئی تھیں. انہیں تشویش تھی کہ افغانستان میں امریکی فنڈ سے چلنے والے ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنے کی وجہ سے وہ طالبان کا ہدف بن سکتی ہیں. ان منصوبوں میں سے ایک کابل میں قصر دارالامان کی بحالی کا کام تھا, جسے 1990 کی دہائی میں افغانستان کی خانہ جنگی کے دوران بھاری نقصان پہنچا تھا. معصومہ افغانستان کے ایک دوسرے علاقے میں کام کرتے ہوئے ایک واقعے کو یاد کرتی ہیں جب ان کا گروپ طالبان کے ساتھ جھڑپ سے بال بچا تھا. میں اپنے ساتھ کام کرنے والے افغانوں کی ایک ٹیم کے ساتھ قندھار میں امریکہ کی فنڈنگ سے چلنے والے ایک پروجیکٹ کا دورہ کرنے جا رہی تھی. ہمارے ڈرائیور کو لگا کہ ایک گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی ہے. ہم نے اپنا راستہ بدل کر فوراً افغان سیکیورٹی فورسز سے رابطہ کیا. وہ آئے اور طالبان کی گاڑی غائب ہو گئی. بعد میں سیکیورٹی فورسز نے ہمیں بتایا کہ طالبان جنگجو ہمیں پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن خوش قسمتی سے وہ ایسا نہیں کر سکے. مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ ہمیں پکڑ لیتے تو میں اس وقت زندہ نہ ہوتی.
मासूमा ने अपने शौहर और नौजवान बेटे के साथ अमेरिका में एक नई ज़िंदगी शुरू करने का फ़ैसला किया और खुसूसी इमिग्रेंट वीज़ा या SIV प्रोग्राम के ज़रिए यहाँ अमेरिका आईं और अब वो वाशिंगटन में एक तामीराती कंपनी के साथ काम करती हैं। अफगानिस्तान में अदम तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र SIV प्रोग्राम उन लोगों के लिए एक मौका था जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अमन और सलामती के साथ ज़िंदगी गुजारने के अमरीकी मंसूबों पर काम किया था। मैं यकीनी तौर पर इससे खुश हूँ। तालिबान ने जून के अवाइल में एक बयान जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अमरीकी अफवाज के साथ काम करने वाले अफ़गान उस वक्त तक महफूज रहेंगे अगर वो पछतावे का इजहार करते हैं और जिला वतनी की कोशिश नहीं करते। लेकिन अमरीकी ग्रुप नो वन लेफ्ट बिहाइंड का कहना है कि अफ़गानिस्तान में अमरीका के लिए काम करने वाले मुतरजमों और उनके ख़ानदान के अफराद के ख़िलाफ़ अस्करियत पसंद गिरोहों के हमलों में सन 2014 से अब तक 300 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। मासूमा को खदशा है कि अमरीकी अफवाज के अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद काबुल में उनके वालिदैन, भाई और बहनें ख़तरे में हैं। ज़्यादातर अफ़गान जो यहाँ रहते हैं उनके जिस्म यहाँ हैं, लेकिन हमारी रूहें अफ़गानिस्तान में अपने ख़ानदानों के साथ हैं जब वो महफूज नहीं हैं, जब वहाँ मुसलसल जंग और अदम इस्तेहकाम है। मुझे सिर्फ उनकी ज़िंदगी की फ़िक्र है। अफ़गान सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हसन रज़ाई का कहना है कि SIV प्रोग्राम अमेरिका और अफ़गानिस्तान दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। ये अफ़गानिस्तान में अपने शराकतदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका की अखलाकी वाबस्तगी को साबित करता है। इस प्रोग्राम के समाजी असरात भी हैं। अमेरिकी फ़ौज की मदद करने वाले हज़ारों अफ़गान शहरियों की अमेरिका नकल मकानी से एक वसी सोशल नेटवर्क तश्कील पाएगा जो अफ़गानिस्तान के साथ राब्ते में रहते हुए वहाँ के लोगों के साथ ज़िंदगी के तजुर्बात बांट सके। अमरीकी हुकूमत का कहना है कि SIV प्रोग्राम के तहत 2008 से अब तक 70,000 अफ़गान शहरी अमरीका आ चुके हैं। 2,500 अफ़गान बाशिंदों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मकसद से अमरीका लाने का अमल गुज़श्ता हफ्ते से शुरू हुआ और अब तक तकरीबन 200 अफराद अमरीकी रियासत वर्जीनिया में फ़ोर्ट ली में पहुँच चुके हैं। महदी महरहीन के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। और दुनिया भर से अहम खबरों, दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, facebook.com/voa urdu, ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अमेरिका, जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपने कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर। समंदरी ग़िज़ा इस्तेमाल करने वाले सबसे बड़े मुल्कों में चीन भी शामिल है। ताहम नाकिदीन के मुताबिक मुल्क की 1 अरब 40 करोड़ आबादी को खुराक फराहम करने की कोशिश में इसकी माहीगीरी करने वाले बेड़े जारहाना हरबों का इस्तेमाल करते हैं। बहरुल काहिल में अमरीकी माहीगीरों के इस हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत हवाई के दारुल हुकूमत होनोलुलु में सुबह सवेरे मुख्तलिफ इक़साम की मछलियों की नीलामी की जाती है। शहर के मछेरे उसी समंदरी शिकार की तलाश में होते हैं जिन्हें दूसरे मुल्कों की माहीगीर कश्तियाँ भी हदफ बनाती हैं। निगरानी करने वाली तंजीमों के मुताबिक बहरुल काहिल में चीनी मछेरों की सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने खबरदार किया है कि चीन समेत दीगर ममालिक के जहाज़ों की गैर कानूनी और बेज़ाब्ता माहीगीरी में इजाफा हो रहा है जिसे रिपोर्ट नहीं किया जाता, जिससे इस इलाके में कम होते समंदरी वसाइल को मजीद खतरा लाहक हो गया है। बहरुल काहिल में माहीगीर कश्तियों की अमरीकी और आलमी कवानीन के तहत कड़ी निगरानी की जाती है। हम गैर जानिबदार ऑब्जर्वर्स के जरिए टूना मछली के कम अज़ कम 20% शिकार की निगरानी करते हैं, जबकि चीन में बामुश्किल 5% का किया जाता है। हमारे बहुत से माहौलियाती कवानीन और ज़वाबित हैं। सैटेलाइट से ली गई इस तस्वीर में मुमकिना तौर पर एक चीनी कश्ती जनूबी अमेरिका के मुल्क एक्वाडोर की जानिब रवाना है, जो करीब वाक़े गैलापागोस आइलैंड्स की हसास समंदरी हयात के लिए खतरा है। नाक़दीन का कहना है कि चीनी बहरी जहाज अक्सर कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जनूबी कोरिया के पानियों में घुस जाते हैं, जिन्हें शुमाली कोरिया के साहिल से मछली पकड़ते भी देखा गया है। अमरीकी महकमा दिफा की इमदाद से कायम हवाई के एक सेंटर से मुंसलिक माहिर के मुताबिक चीन अपने स्ट्रेटेजिक अहदाफ के हुसूल में मछली के ज़खायर के लिए खतरा बन रहा है। तहम
تاہم انہوں نے اس پر زور دیا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ They have huge factory ships. چین کے پاس بہت بڑے بحری جہاز ہیں جن پر پلانٹس نصب ہیں۔ ان کے ساتھ ماہی گیری کی کشتیوں کا پورا بیڑا ہوتا ہے، اس لیے وہ کسی بھی جگہ بہت بڑی تعداد میں مچھلی پکڑ کر وہاں سے نکلنے سے پہلے ہی اسے پروسیس بھی کر لیتا ہے۔ Before leaving. دنیا بھر میں سب سے زیادہ بحری جہاز رکھنے کے علاوہ چین سمندری خوراک کا سب سے بڑا صارف بھی ہے۔ چین کے مطابق دور دراز پانیوں میں شکار کے لیے وہ خود 3000 کشتیوں تک محدود کرے گا۔ ایک اندازے کے مطابق چین کے ایسے جہازوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے جو دوسرے ممالک کے پرچم استعمال کرتے ہیں۔ بحر الکاہل کے کچھ ملکوں کے ساتھ ان کے سمندری حدود میں ماہی گیری کی اجازت کے معاہدوں کے تحت تو چین کی ایسی توسیع قطعی طور پر قانونی ہے۔ تاہم امریکی علاقے سمووا کے نئی وزیر اعظم نے چین کی مدد سے بننے والی بندرگاہ کا منصوبہ منسوخ کر دیا ہے۔ یہاں اس تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے کہ یہاں کے پانیوں میں چین کے جہازوں کی وجہ سے ٹیونا مچھلی کے شکار میں کمی ہوئی ہے۔ یہ وہ ملک ہے جسے بظاہر اپنے ماہی گیری کے بیڑے کی توسیع اور قابل تجدید وسائل کو کم کرنے کی اہلیت پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت تشویش کا باعث ہے۔ دنیا کے بہت سے حصوں میں ماہی گیری کی صنعت کو خطرہ لاحق ہے، لیکن ہوائی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ مقامی قواعد اور ضوابط کی وجہ سے ٹیونا مچھلی کا ضرورت سے زیادہ شکار نہیں کیا گیا، نہ ہی مستقبل میں کیا جا سکے گا۔ بات بہت سادہ ہے، قدرتی وسائل کو اتنا زیادہ نہ استعمال کریں کہ نظام اس کی سالہ سال تجدید نہ کر سکے۔ جان کہتے ہیں کہ ماہی گیری کے قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے نگرانی میں اضافہ کیا جانا بھی ضروری ہے۔ مائک اوسلیون کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے خوبصورت سیاحتی مقام پہلگام میں قدرت کے حسین نظاروں کے درمیان ایک قدیم پنچکی بھی ہے۔ مشینوں کے جدید دور میں یہ پنچکی کشمیر کے مختلف دیہات میں اپنا وجود کیسے برقرار رکھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مشینوں کے آنے کے بعد بھارت میں پانی سے چلنے والی چکیاں اب کم ہی دکھائی دیتی ہیں، لیکن نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں اب بھی کچھ قدیم پن چکیاں موجود ہیں۔ اگرچہ آٹا پسوانے کے لیے یہاں آنے والوں میں مقامی شہری کم اور سیاح زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ 150 سال کا پرانی چکی ہے، ہمارا باپ کا باپ نے چلایا۔ یہاں بجلی کا کوئی انتظام نہیں تھا، 12 مہینے پورے چلتے ہیں، اس میں پانی پورا ہوتا 12 مہینے۔ آج کل زیادہ تو لوگ دکان کا آٹا کھاتا ہے، دکان سے لاتا خرید کر کے، مگر یہاں کوئی آتا ہے جس کو شوق ہے وہ یہاں پر آتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پنچکی کے آٹے میں زیادہ ذائقہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اب بھی یہیں سے آٹا پسوانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ زیادہ ہم نے دیکھا ہے چائنا میں، لوگوں میں یہ سستی آ گئی ہے کہ اب کون کرے گا یہ کام، یہ لنکی کام ہے، یہ وہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا چیز ہے، خاص طور پر صحت کے لیے، یہ صحت بڑی نعمت ہے۔ اور رپورٹ آپ نے دیکھی، زبیر ڈار پیش کر رہے تھے۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 پروگرام۔ فیڈ بیک دینے کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے۔